हम लोग आज पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पुष्पभूति कहा जाता है कि यह वंश ने थानेश्वर को बरकता दी, किसको? थानेश्वर को बरकता दी। तथा यह जो वर्धन वंश था यह गुप्तों का सामंत था, जिसके गुप्तों का सामंत था। तथा इसके संस्थापक अगर हम देखें और इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। किसके? हरियाणा के थानेश्वर। थानेश्वर को बनाया, हरियाणा के थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। तथा दूसरे इसके शासक देखें तो हम लोग प्रभाकर वर्धन। दूसरे शासक कौन? प्रभाकर वर्धन। यह फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? प्रभाकर वर्धन कहा जाता है इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। यशोमती जो यशोमती थी वह भी खूब उस समय की तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि से बहुत अच्छी से परिचित थी। और वही संस्कार इन्होंने अपने पुत्रों तथा पुत्री को दिया। इनकी 3 संतान हुई प्रभाकर वर्धन के। कौन कौन 3 संतान है? तो हम देखते हैं तो पहली राजवर्धन, बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र हर्षवर्धन और राजश्री। यह पुत्र छोटा था, हर्ष, राज बड़ा पुत्र और ये बेटी या बोला पुत्री थी। यह 3 संतानें इनकी थी। कौन कौन? राजश्री, हर्षवर्धन और राज्य। राज्य बड़े थे और हर्षवर्धन छोटे थे और राजश्री उनसे छोटी थी। हमें देखने को मिलता है, अगर हम इतिहास को अगर मैप के हिसाब से समझें यह बंगाल का एरिया, बंगाल, मालवा और कन्नौज। जो समय यह 3 क्षेत्रीय राज्य हमें उभर के देखने को प्राप्त होते थे। दक्षिण भारत में हमें चालुक्य वंश देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर भारत में हमें यह राज्य देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो हमें एक चीज प्राप्त होती है कि राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन जो कन्नौज के शासक थे, ग्रहवर्मन के साथ हो जाता है। ग्रहवर्मन के साथ जैसे ही होता है तो हमें एक चीज और जानकारी मिलती है कि मालवा के शासक देवगुप्त, कौन थे? मालवा के शासक देवगुप्त, और बंगाल के शासक शशांक। ये दोनों आपस में मित्र थे। कौन? देवगुप्त और शशांक, यह आपस में मित्र थे और इनकी एक प्लानिंग चल रही थी। अगर हम देखें तो गुप्त रूप से यह कन्नौज के एरिया को कब्जाना चाहते थे। कौन से? कन्नौज के एरिया को यह कब्जाना चाहते थे। इन्होंने क्या किया? देवगुप्त ने जैसे ही राजश्री का विवाह होता है तो यह ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। कौन? देवगुप्त। जब
सत्ता की पूरी बागडोर राजबर्मन के हाथ में थी। तो राजबर्मन जाते हैं और देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। इसकी देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। जब यह बात शशांक को पता चलती है कि मेरे परम मित्र की हत्या एक थानेश्वर के एक राजकुमार ने कर दी, तो यह शशांक अपनी राजधानी से जाते हैं और राजकुमार जब राज के छोटे भाई हर्ष को पता चलता है कि किसी ने मेरे बड़े भाई मेरे जीजा जी का मार दिया है, तो हर्षवर्धन जाते हैं तो बंगाल के शासक को शशांक को मार देते हैं। इस प्रकार संघर्ष चला। तो हर्षवर्धन ने छोटी सी उम्र में इतने सारे संघर्ष देखे। अगर हम इतिहास में और देखें तो इस पूरे क्षेत्र पे, यहाँ पे अगर थानेश्वर को रखें तो इस बंगाल पे, कन्नौज पे और मालवा पे और इससे ही थानेश्वर पे पूरा अधिकार इनका ही हो चुका था। जब यह संघर्ष चल रहा था तो राष्ट्रीय जो थी जंगल भाग जाती है। कहाँ पे? जंगल भाग जाती है। जब हर्षवर्धन यह पूरा संघर्ष जीत जाते हैं तो इनके सामने दो चुनौतियां हमें सामने खड़ी होती हैं कि इतने बड़े शासनकाल को हम शासन को कैसे चलाएं और हम अपनी बहन का पता कैसे चलाएं। तो यह दिवाकर नामा भिक्षुक की मदद से, किसकी? दिवाकर नामा भिक्षुक की मदद से हर्ष अपनी बहन राजश्री का पता चलाते हैं, देखते हैं कि वो जंगल में है और जंगल से उन्हें लेके आते हैं और खुद अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करते हैं। कहाँ से? राजधानी जो इनके दादाश्री ने, पुष्पभूति ने बनाई थी, उससे कन्नौज स्थानांतरित करते हैं। कन्नौज लेके चले जाते हैं। अब इतना बड़ा उत्तर भारत लगभग इनके हाथ में आ चुका था, लेकिन यह खुद राजा नहीं बने, बहन को राजा बनाए और खुद उनकी देखरेख में शासन करने लगे। इस प्रकार हमें इनके बारे में, राजधानी और इनके बारे में पढ़ने को प्राप्त होता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है इनकी हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें, नागानंद, कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यह 3 इनकी पुस्तक, कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इनकी 3 ये पुस्तक हमें देखने को मिलते हैं। तथा इनके बाणभट्ट, एक इनके दरबारी थे बाणभट्ट, उनकी भी 2 पुस्तकें हमारे कई एग्जामों में पूछा जाती हैं। तो कदम्बरी और हर्षचरित, ये बाणभट्ट की हमें पुस्तकें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग इनको देखें हर्ष को, तो कहा जाता है इतिहास में क्या ये अंतिम हिंदू शासक रहे। कौन से? अंतिम हिंदू शासक रहे। इस प्रकार अगर हम देखें तो इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है इनके प्रति। इनके समय ज़्यादा डाकुओं का बोलबाला था, तो इनके काल को डाकुओं को काल भी कहते हैं इतिहासकार में। जब हम बड़ी लेवल तैयारी करते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है। हर्ष ने इतनी सारी किताबें लिखी तो इन्हें शिलादित्य भी की उपाधि इन्होंने धारण की। किसकी? शिलादित्य। इस प्रकार हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तथा मथुरा उस समय सूती वस्त्र का केंद्र था, सूती वस्त्र का केंद्र था। इसका सूती वस्त्र का हमें केंद्र हिसाब से प्राप्त होता है। और एक चीज और हमें देखने को प्राप्त होती है कि चीनी यात्री हेंगसान, कौन सा? हेंगसान, चीन की यात्रा करते हुए भारत भी आया इनके शासनकाल में। कौन? हेंगसान 629 ईस्वी में, कौन सी? 629 ईस्वी में यह भारत आया। हेंगसान नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा जताई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति
भद्रशील थे। कौन थे? भद्रशील थे। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के संरक्षण में यह बना था, गुप्त काल में बना था, और पूरे हॉस्टल देने वाला पहला विश्वविद्यालय यह था। हेनसांग को यात्री को राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। CUQ यह इसकी पुस्तक है। CUQ हेनसांग की यह पुस्तक है। तथा नालंदा विश्वविद्यालय हेनसांग ने पहले पढ़ाई की, स्टूडेंट रहा, उसके बाद इसमें अध्यापक का भी काम किया, मतलब टीचरिंग भी की इसने विश्वविद्यालय में। तथा हमें देखने को मिलता है कि 100 गांव हर्ष ने 100 गांव, मतलब जो भी टैक्स 100 गांवों से, आसपास के गांवों से आता था, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया था। उसको नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया था। और हम देखें 5 साल में महामोक्ष परिषद जो उस समय होती थी 5 वर्षों में, कितने 5 वर्षों में, 5 वर्षों के अंतराल में, जिसकी अध्यक्षता ब्राह्मण और हर्ष स्वयं करते थे, उसकी अध्यक्षता अब हेनसांग के हाथों में दी थी, जिसके कारण ब्राह्मणों में एक अनेक तरह की अपने आप में ये लगने लगा कि कोई बाहर से आया और हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनको कैसे कोई इंसान फॉलो कर सकता है, कोई कैसे मान सकता है, कैसे सही कर सकता है। इस प्रकार के मतभेद ब्राह्मणों में हो गए और हर्ष के प्रति इनका क्रोध आसमान चढ़ने लगा। कहा जाता है कि जो परिषद होती थी, महामोक्ष परिषद होती थी, यह कुंभ था जो इलाहाबाद में कुंभ भरा जाता है। इलाहाबाद के कुंभ की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में। अब ये कितनी भ्रांतियां हैं, कितना सही है, यह इतिहासकारों ने अपनी लेखनी में अलग अलग रूप में लिखा है। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा यह हर्ष धीरे धीरे बौद्ध धर्म के ओर रुख करने लगा और जो बौद्धों की एक शाखा है, महायान शाखा। कौन सी? महायान शाखा। उसको यह मानने लगा। कौन सी? महायान शाखा को यह मानने लगा। इसने कन्नौज को तो अपना पूर्ण राज्य माना ही, मतलब राजा को तो माना ही। कहा जाता है कि इसने 5वीं बौद्ध संहिता का भी आयोजन किया। इस प्रकार की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसने उत्तर भारत को, अगर हम देखें तो बंगाल का क्षेत्र जीत लिया, कन्नौज का जीत लिया, हरियाणा तो उसका था ही, मालवा जीत लिया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में एक हमें बाउंड्री प्राप्त होती है, जिसे हम लोग भौगोलिक बंटवारा कहते हैं, जिसे विंध्याचल श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। तथा नर्मदा, अगर हम नर्मदा भी देखें तो यह भांति हमें देखने को प्राप्त होती है। जब उत्तर भारत जीत लिया तब इसकी लालसा और बड़ी हर्ष की कि हम दक्षिण भारत को भी विजय करेंगे। किसने? हर्ष ने। जब यह चला तो यह दक्षिण भारत जैसे ही पहुंचता है तो उस समय के चालुक वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित कर दिया और इसके राजपाट को से सोना चांदी लूटा और अपने राज्य वापस चला गया। इसकी मृत्यु
647 ईस्वी में हो जाती है। कितने में? 647 इतने में मृत्यु हो जाती है और हर्ष की कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार यह वंश शून्य सपाट हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि हर्ष के मरने के बाद उत्तर भारत में शून्य सपाट होना प्रारंभ हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि जब हर्ष मरे तो युग परिवर्तन चालू हुआ, क्योंकि अब इस भारत में, उत्तर भारत में कोई युग शासक नहीं बचा था जो इतनी बड़ी कमान खुद संभाल सके। इस प्रकार हमें देखने को प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के बाद हमें यशोवर्मन के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलती कि इसके बाद यशोवर्मन एक शासक हुए। इनके बारे में एक कोई थे, इतना ही हमें इनके बारे में मालूम चलता है, जो संस्कृत के एक महानतम थे। इसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त है। हम देख सकते हैं इन्होंने अपने मथुरा को वस्त्र केंद्र के रूप में उभारा, ठीक है, लेकिन ये हर्ष स्वयं, इनके जो पूर्वज थे, जिनके यहाँ इनके पूर्वज नौकरी करते थे, गुप्त वंश के यहाँ, गुप्त वंश संस्कृत का एक महानतम केंद्र माना है इन्होंने। संस्कृत भाषा को बरता दी इनके पूर्वजों के मालिकों ने, लेकिन यह खुद बौद्ध धर्म की महायान शाखा में जुड़ जाते हैं। तो कहाँ तक यह हम देखें कि यह जानवर आगे चलता। इनके पिताजी पुष्पभूति गुप्त वंशों के यहाँ सामंत थे। इन्होंने हिंदुओं को बरता दी। प्रभाकर वर्धन, इन्होंने भी हिंदुओं को बरता दी, लेकिन हर्ष ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को, हेनसांग को बरता दे दी महासभा में। इस कारण यह वंश का पतन हो गया और इन्होंने स्वयं शादी भी नहीं की। अगर ये शादी करते तो इनके जो बच्चे वगैरह होते तो वह राजपाट संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद उसको बरता नहीं दी। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दक्षिण भारत में संगम काल पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में कौन कौन से चोल, पांड आदि शासकों के बारे में, चोल, पांड, चोल आदि, बाणकाटक आदि शासकों के बारे में हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद सल्तनत काल, मुगल काल और विजयनगर आदि राजाओं के बारे में आपसे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास में हमें राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग देखें तो हमें उनकी 5 से 6 चीज़ें हैं जो पढ़ने को मिलती हैं। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कला संस्कृति कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वैज्ञानिक विचार कैसे थे और वहाँ पे महिलाओं की स्थिति इस आदि कैसी थी। इन सब के बारे में हमें, आर्थिक स्थिति इनकी सब के बारे में पढ़ना। हमें किसी राजा के बारे में नहीं पढ़ना है। राजा में मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़नी, जैसे हर्ष थे, यशोवर्धन ने कुछ कार्य ही नहीं किया तो उसकी वजह से आए पढ़ने। बस इतना पता है यशोवर्मन जो थे संस्कृत के थोड़े से विद्वान थे। निश्चित नहीं है कि अशोक अच्छा था, उसका बेटा कुणाल भी उतना अच्छा। तो कुणाल के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को ही नहीं मिलता है। हमें उनकी राजनीति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था, कला, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर गौर करना है। अगर हम इस सीक्वेंस से चलेंगे तो हम हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, हम उसको आसान सी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। रट्टा मारना है तो हम तो कुछ भी रट्टा मार सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय।